हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जो कि मोशन इन ए प्लेन है, उसका पार्ट 9 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं। आज लास्ट 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 3.20 और ये कह रहा है कि फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन ए स्पेस, मोशन कैसा है? आर्बिट्री है। तो आर्बिट्री मोशन है इन स्पेस में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। पहला बोल रहा है कि भी एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो होता है वेलोसिटी एट टाइम t1 एंड वेलोसिटी एट टाइम t2 का एवरेज सम ऑफ दिस टू एंड उसका आधा। मान लीजिए इधर हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं और इधर हम प्लॉट करते हैं टाइम को। ये आर्बिट्री है, जैसे तैसे जा रहा है, ठीक है। और दो टाइम के बीच में मान लीजिए हमारा टाइम t1 यहाँ है और ये टाइम t2 यहाँ पर है। ये दोनों के बीच में जो इसका एवरेज होगा, वो एवरेज वो बता रहा है कि क्या होगा एवरेज हमारा। वो होगा यहाँ पर जो वेलोसिटी है एवरेज, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका एवरेज मिल जाएगा। आप याद कीजिए, इस तरह का फॉर्मूला को यूज करके आपने s = ut + हाफ एट स्क्वायर बनाया था फॉर्मूला, लेकिन उस वक्त आपका प्लॉट कैसा था? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्बिट्री है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं। जब स्ट्रेट लाइन था तब आप ये एवरेज ले सकते थे, स्ट्रेट लाइन नहीं है तब आप ये एवरेज नहीं लेंगे। तब एवरेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं आएगा जहाँ पे कि सम, यहाँ पर जो है कि सम लीनियर होने की वजह से, लीनियर होने वजह से आप जो है एवरेज लिख सकते थे इस तरह से, लेकिन अब लीनियर नहीं है तो अब इस तरह से नहीं ले सकते। यदि एवरेज लेना ही है तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ले सकते हैं, वो भी लिमिटेड है। यदि पोलिनोमियल फंक्शन है तब, पोलिनोमियल फंक्शन है तब आप इसको ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से ले सकते हैं। मोस्टली कहिए आप एवरेज नहीं ले सकते, आपको इसे इंटीग्रेट करना चाहिए कुछ इस तरह से। तो ये गलत है, आर्बिट्री मोशन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब था? मतलब था कि एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है। जब एक्सलेशन कांस्टेंट होता है तब आप इस तरह से एवरेज ले सकते हो। एवरेज यदि एक्सलेशन यदि कांस्टेंट नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बी में, भी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखा है? पोजीशन वेक्टर एट t2 माइनस पोजीशन वेक्टर एट t1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये तो हर जगह काम करता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि एक्सलेशन को कांस्टेंट रहना है। एक्सलेशन को कांस्टेंट केवल रहना है जब हम वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं तब। यहाँ पर वेलोसिटी की एवरेज हम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर से, तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, इधर हम पोजीशन वेक्टर लिए हुए हैं और ये यदि किसी भी तरह से चल रहा है, ये दो टाइम इंटरवल के बीच में हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ लेंगे और हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए अलाउ है, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है v इक्वल टू, ये v एट जीरो मतलब जिसको हम u कहते हैं प्लस एटी, वो बोल रहा है कि हम v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख सकते हैं फॉर आर्बिट्री मोशन के लिए। ये तो फार्मूला आपने काफ़ी यूज किया है, लेकिन हर जगह एक कंस्टेंट रहता है कि आपका एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना चाहिए, तब जाके आप ये फार्मूला बना सकते हो। आपने जो भी फार्मूला पढ़ा है वो सब इसी के लिए तो पढ़ा है। यदि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, जहाँ की आपको ये दिखाया गया है कैलकुलस से भी लाके, लेकिन कैलकुलस में भी ये कांस्टेंट था तो वो एक कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया। यदि ये कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज करेगा, तो यहाँ पर इसका भी ऑपरेशन होगा कैलकुलस में। तो ये सारे फार्मूला ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए वैलिड है, आर्बिट्री के लिए नहीं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आर टी इक्वल टू आर ऑफ जीरो प्लस भी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है? ये है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और शुरू में कुछ इसका ये दे दिया है, शुरू में मान लीजिए एस जीरो है। तो ये फार्मूला भी तो उसी की तरह है, जब ये कांस्टेंट रहेगा तभी ये वैलिड है, ये कांस्टेंट नहीं है तो वैलिड नहीं है। यहाँ तो बता चुके हैं सारे फार्मूले वैलिड तब है जब ये कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्री मोशन है, तो ये भी गलत होगी। लास्ट देखते हैं द एवरेज, एक्सलेशन का एवरेज है, एक्सलेशन का जो है एवरेज वो बोल रहा है क्या है?
एक्सलेशन का एवरेज एक्सलेशन से निकाल रहा है क्या? नहीं, वेलोसिटी से निकाल रहा है, एक स्टेप बैक पीछे जाकर वेलोसिटी से निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी को जब हम एक स्टेप पीछे जाकर पोजीशन से निकालते हैं तो मुझे अलाउड है, तो यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी एक्सलेशन जो निकाल रहा है वो एक स्टेप पीछे जाकर वेलोसिटी से निकाल रहा है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, और ये दोनों में जो डिफरेंस आया उसको हम इसका टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सलेशन निकल जाएगा। तो ये सही है। तो इसमें दो सही हुए, एक बी और ई, बाकी सारे गलत हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट with regions and examples if it is true or false. ये स्केलर क्वांटिटी इज वन, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। स्केलर क्वांटिटी बोलता है कि एक प्रोसेस में कंजर्व रहता है। एनर्जी जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, और काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक पत्थर को या जमीन से फेंक दीजिए ऊपर, प्रोसेस हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर वापस आ रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा था, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो पुराना काइनेटिक एनर्जी वापस आ गया। तो ये कॉन्स्टेंट है नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। वही हाल पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो स्केलर होने से उसको कंजर्व होना जरूरी है, ये नहीं, तो बात सही है, ये गलत है। ये हाँ, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज। क्या एक स्केलर क्वांटिटी को नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता? यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी को देखिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं, यहाँ पर कहते हैं हमारा रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? आप बोलोगे mgh है। यदि ये मान लीजिए धरती के नीचे आ जाए, इधर कहीं गड्ढा है, गड्ढा में आ गया, यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे -mgh2 है, ये हाइट h2 है। तो क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को आपने जीरो मान लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और यदि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है एग्जैक्ट वो कितना होता है? वो होता है -gmm/r। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द एक बॉडी का है, ये मास दूसरे बॉडी का है, दोनों बीच बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। ये डिस्टेंस है, देखिए नेगेटिव। ये भी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमने मान लिया है कि इसका एनर्जी जो है वो जीरो है, कहाँ पर? एट इन्फिनिटी पर। इसको हमने जीरो मान लिया एट इन्फिनिटी पर, इसलिए सब यह नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी गलत है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, स्केलर क्वांटिटी डायमेंशनलेस, ये कैसे हो सकता है? यहीं पर डिस्टेंस ले लीजिए, उसका डायमेंशन है कितना है? एल है। मास ले लीजिए, उसका भी डायमेंशन है, एम है। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो सकते हैं जो कि स्केलर है, जैसे कि स्ट्रेन है, लेकिन सब नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। आप स्केलर कहने का ये मतलब मत समझिए कि जस्ट हम नंबर की बात कर रहे हैं। स्केलर जो है सो केवल नंबर नहीं है, लाइक पाई, वो जो चेंज नहीं करता, 2 3, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ठीक है, मास भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, ये चेंज नहीं करता है, लेकिन यदि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, जब चीज़ों का स्पीड जो है सो कंपेरेबल हो जाए लाइट के रेस्पेक्ट में, तब ये भी चेंज करता है। लेकिन उसकी बातें छोड़ दें हम, यदि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी बातें छोड़ दें, तो जैसे यहीं पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिखाएं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वो वेरी करता है, ये भी गलत हो गया, सब गलत हो गया अब तक। हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। एक ऑब्जर्वर यहाँ इस तरह के एक्सिस के साथ बैठा है, दूसरा इस तरह के एक्सिस के साथ बैठा है, ठीक है। और उसके बाद में स्केलर जो है उसका सेम वैल्यू रहेगा, जो भी टाइम मान लीजिए टाइम है या पोटेंशियल एनर्जी जो भी कैलकुलेट किया वो इसके लिए सेम रहेगा। हाँ, अब ये सारे जो क्वांटिटी आप देख रहे हो वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो डायरेक्शन है नहीं, और यदि डायरेक्शन नहीं है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तो क्या फर्क पड़ता है?
एक ही ऑब्जर्वर के लिए इसका यदि डायरेक्शन चेंज कर दें, यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दें, ये बोलेगा वो दो अलग अलग हो गया, चेंज हो गया, राइट। या फिर उल्टा आप ऐसे कीजिए, ये वेलोसिटी जो है सो सेम रहने दीजिए और जो ऑब्जर्वर है उसी को आप रोटेट कर दीजिए। ये जो ऑब्जर्वर घूम गया इधर, तो बोलेगा नहीं ये तो चेंज हो गया, उससे लगेगा कि नहीं मैं घुमा हूँ, लगेगा यही घूम गया है, तो वेलोसिटी को बोलेगा वो चेंज हो गया है ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डायरेक्शन जो है ओरिएंटेशन चेंज करने से। लेकिन स्केलर में क्या हाल होना है, स्केलर में तो डायरेक्शन ही नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो आप उसको चाहे उसका ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इसमें डायरेक्शन होता तब ना कुछ असर आता। तो ये सही हो गया, कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी वही कह रहा है कि हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 centimeter 10 second apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? ये मान लीजिए ग्राउंड है और एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एरोप्लेन को ऑब्जर्व करता है और उसने बोला कि ये जो है सो किस हाइट पर उड़ रहा है, इस हाइट पर उड़ रहा है, ये है 3400 मीटर। If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position is 10 centimeter apart 30 degree, 10 सेकंड के डिफरेंस पर जो एंगल बनाता है, अभी जो एंगल बनाया एयरक्राफ्ट ने और 10 सेकंड के बाद जो एंगल बनाया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, या फिर आप उसको कैसे कहो, अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर मान लीजिए है यहाँ पर, ठीक है, और 10 सेकंड के बाद यहाँ पर चला गया, पी से क्यू पर पहुंच गया, तो ये जो इस पर एंगल बनाया वो है 30 डिग्री। आपको बताना है उसका स्पीड क्या है, ये 10 भी होगा, 10 भी मान लीजिए स्पीड है, 10 सेकंड में कितना जाएगा 10 भी। ये हाइट जो है वो दे दिया है आपको 3400 मीटर, आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखिए इनकम्प्लीट है, या फिर आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहती है इन एनसीईआरटी। उसने ये नहीं बताया कि किधर से उड़ रहा है, तो कोई बोलेगा ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ से उड़ रहा है इधर जा रहा है और ये इसने 30 डिग्री बनाया। आपके दोस्त बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि एरोप्लेन जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ये उसके ऊपर में है अभी, और 10 सेकंड के बाद में इधर आ गया तो 10 भी हो गया, और ए वाला एंगल जो है सो 30 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको बना सकते हो क्या, इसको बना सकते हो, ये तो हो गया 3400 मीटर। आप 1030 लगाइए, आपको तुरंत मिल जाएगा आंसर। 1030 इज इक्वल टू 10 भी बाय 3400 मीटर, यहाँ से भी आ गया आपको 310, 40 माइनस 1030 हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, सो 340 बाय 3 टाइम्स 1.732, कितना आ गया, अब जो भी आ गया आपके देख लीजिए यहाँ पे निकाल के, यहाँ पर 340 टाइम्स 15 समथिंग ऐसे है ना, आधा से थोड़ा ज्यादा, आधा से थोड़ा ज्यादा आया, राइट। आप इसको एग्जैक्ट लिखिए तो समथिंग 196 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पर क्या बना सकते हो आप इसे, यहाँ तो बना ही नहीं सकेंगे आप, क्यों, मान लीजिए एक डिस्टेंस x है और a एंगल अल्फा है, ये इसको मान लेते हैं r है, तो आप बना ये कितना इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, एक निकालेंगे कि tan अल्फा इक्वल टू x बाय ये 3400, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप कह सकते हो tan अल्फा प्लस 30 इक्वल टू x प्लस 10 भी बाय 3400, ये दो इक्वेशन आया, ये दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है और वेरिएबल है x अल्फा और भी, तीन वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, तो
सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो एक सॉल्यूशन इसको आपको यहाँ आया, एक सिनेरियो ए है, दूसरा सिनेरियो ये है, और कोई सिनेरियो है क्या? आपका आंसर ये नहीं दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी का आंसर। तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाह रही है। देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है भाई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का काम क्या है, जितने भी फ्लाइट आते हैं आसमान में उसके रेंज में सब पर नजर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसने देखा जो स्टाफ लगा हुआ है ऑब्जर्वेशन सेंटर में, जब उसके सर के ऊपर आया तब उसने अपना रडार में उसे देखा। और जब यहां से चला गया इधर 10 सेकंड के बाद, तब उसने वहां पर देखा। ये आया होगा तो इधर से ना, वो क्या सो रहा था जब इधर से आ रहा था? तो जब इसके सर के ऊपर आ जाएगा तब वो देखेगा उसे। ये अपना ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा था, राइट। यहाँ पर तो और भी ड्यूटी खराब से कर रहा था, उसके सर के ऊपर से गुजर गया और उसने देखा ही नहीं। जब यहाँ पहुंचा तब देखा उसने। ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है वहां पर लोगों का काम है इसको यदि देखना, तो उसे हमेशा देखते रहना पड़ेगा, राइट। और हमेशा देखते रहना पड़ेगा, जब वो आ रहा है उसे पता है कि हाँ आ रहा है। जब वो आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो उसे पता है कि आ रहा है। तो ये जो है सो हम यहाँ से लेंगे ये डिस्टेंस, सिमेट्रिक लेंगे। यहाँ पर जब है तो हमें पता है, यहाँ पर जब चल जा रहा है पता है। यहाँ से आया तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन किया कि तुम मेरे अब निगरानी वाला एरिया में हो। हाँ, जो एयरक्राफ्ट में करता है ना, आप मूवी में देखते हैं। तुरंत उसको बोला कि ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, उस पर बात जो भी हो रहा है कि ठीक है तुम इस रास्ते से इसी हाइट पर निकल जाओ, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जाके उसको बोला ठीक है तुम मेरे एरिया से बाहर चला गया, अब दूसरा जो कंट्रोलर है, ऑब्जर्वेशन सेंटर है, वो तुम्हें देखेगा। ये इतना नजदीक में तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए वैसे ही बात कर रहा है। तो ये यहाँ से आया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अब मैंने बताया कि ये फिजिक्स ना बताकर आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा है। तो ये एंगल जो है सो पूरा 30 डिग्री है, और ये सिमेट्री की वजह से 15 डिग्री। सिमेट्री इसलिए वही इंटेलिजेंस आपके दिमाग का जो है सो टेस्ट अवेयरनेस चेक कर रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, जैसे ही आया उसे पता चला और जाने के समय भी उसको जाने दिया यहाँ से। तो ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। और ये जो हाइट है इसको आर कहते हैं, वो आर वो है 3400 मीटर, ठीक है। आपको बताना क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये t=0 है, 0 सेकेंड है। ये t=10 सेकेंड है। स्पीड यदि v है तो ये हो गया डिस्टेंस 10v। अब आप इसको निकाल सकते हो, ये 10v हो गया तो ऑफकोर्स ये 5v हो गया। अब 10 45 डिग्री के हिसाब से आप निकालिए, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ये 5v बाय ये 3400 मीटर। और यहाँ से आपका v आ गया 340 टाइम्स 2 टाइम्स 10 45 डिग्री, 10 15 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आता है 182 मीटर पर सेकेंड। और यही आंसर है आपका, बुक में यही आंसर दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिजिक्स के अलावा भी आपका जो है सो रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.22 और यही लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो लाइव में आकर भी हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।